हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एंड योर एग्ज़ाम्स आर अबाउट टू कम ना। तो आई होप कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो काफ़ी दिन हो गए हैं क्लास लिए, इसलिए आज कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए, आपको जगाने के लिए कि जाग जाओ भाई, केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर आपके पास कौन सा है, बायोमोलिक्यूल ना। देख के पता चल गया होगा क्वेश्चन कौन से हैं, बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन है। तो करें ज़रा आंसर, कितना आपने पढ़ा हुआ है बताइए। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, किस किस को आता है। वीडियो को पॉज करके और ज़रूर आंसर दें। कार्बोहाइड्रेट्स किसको बोला जाता है, चलिए मैं भी बता देती हूँ आपको, और बाकी आप अपने आंसर देते रहें इसके अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट किनको कहते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो या तो एल्डिहाइड होगा, या फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। सेकेंड थिंग ये कि ये इसमें कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए होते हैं, तो तभी इनको पॉलीहाइड्रोक्सी भी कहते हैं। ये जो मैंने चेन बनाई है, 6 कार्बन की चेन बनाई है, और फर्स्ट कार्बन मैंने CH रखा है, मतलब एल्डिहाइड, और ये जो लास्ट वाला कार्बन है ये मैंने CH2OH ले लिया है। ऊपर से थर्ड कार्बन पे मैं राइट हैंड साइड पे H लगा रही हूँ, और बाकी आप इस साइड पे सब क्या लगा लो, OH ग्रुप लगा लो। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। तो क्या ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। जो कंडीशन मैंने आपको बोली, क्या वो फुलफिल कर रहा है। फंक्शनल ग्रुप चेक करें पहले, कौन सा है, एल्डिहाइड। ठीक है, क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, देखिए कितने सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी है। अब आप ये देखो कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्या। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे पता चलेगा आपको, जहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट होंगे। कायरल सेंटर किनको बोला जाता है, ऐसे कार्बन जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हों। तो आप देख रहे हो कि इनमें जो ये बीच वाले चारों कार्बन हैं ये कैसे सेंटर हैं, ये कायरल सेंटर है। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट था। कार्बोहाइड्रेट के लिए आप 3 वर्ड्स याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किनको बोलते हैं, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे। दूसरी बात, उनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो या तो एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा, कीटोन होगा। ठीक है, और थर्ड थिंग आप याद रखेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है इनके पास क्या होगा, कायरल सेंटर इनके पास होगा। तो बस यही आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे देखिए, व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपको जनरल फॉर्मूला बताना है कि जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है कार्बोहाइड्रेट का। तो आप या तो ग्लूकोज से बना लें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फर्दर कितनी टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड भी होते हैं, ओलिगोसेक्राइड भी होते हैं, या पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं। तो जनरल फॉर्मूला इन्होंने पूछा, आप कहोगे कि ये किसके हाइड्रेट होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। ये जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। हालांकि कुछ एक कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो इस फॉर्मूला में फिट नहीं होते हैं, बट फिर भी अगर आपसे जनरल फॉर्मूला पूछा जाए तो यू कैन से दैट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप की होती है, तो हाइड्रोलिसिस के बेस पे आप लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट आपकी हो गई मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स, मोनो मीन्स सिंगल, और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर, सिंगल शुगर, मतलब जिसकी आप हाइड्रोलिसिस करें तो वो फर्दर और कोई स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल ना बनाए। ठीक है, यहाँ सिंपल प्रोडक्ट्स आर नॉट ऑब्टेन्ड। सिंपल प्रोडक्ट्स जो बनेंगे, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल जो होंगे वो इनसे नहीं बनेंगे, उनको मोनोसेक्राइड बोला जाता है। दूसरी आपके पास हो गई कौन सी, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड किनको कहा जाता है कि जिनकी आप हाइड्रोलिसिस करें और आपको 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिल जाएं, उनको आप ओलिगोसेक्राइड कह देते हैं। उसके बाद आपके पास आता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, तो पॉलीसेक्राइड्स में आप बताएंगे कि अगर इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए और आपको लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड की यूनिट्स यहाँ पे मिल जाएं, ठीक है, मतलब 10 के बाद आप यहाँ पे कह सकते हो 100 यूनिट आपको मिल सकते हैं, आपको 1000 यूनिट मिल सकती हैं, आपको 50 यूनिट्स मिल सकती हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारी मोनोसेक्राइड की यूनिट आपको यहाँ पे मिलती हैं, उसको आप पॉलीसेक्राइड कह देते हो। तो ये भी इजी था। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किनको बोला जाता है,
प्रोटीन्स बोलते हैं जिनकी प्राइम इम्पोर्टेंस है, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनको प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, और प्रोटीन की जो मोनोसेक्राइड यूनिट, वो सॉरी जो इसकी स्मॉलर यूनिट है, जो आप इसकी सिंपलेस्ट यूनिट बोलेंगे, जो मोनोमर है इसका, वो आपके अमाइनो एसिड्स होती हैं। बाकी आप कह सकते हैं कि प्रोटीन ग्लोब्यूलर और फाइब्रस टाइप की होती हैं, ये चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स आर दी मोनोमर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन तो एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारी स्मॉलर यूनिट्स अटैच हैं, तो वो जो स्मॉलर यूनिट यहाँ पे लगी हुई हैं, जो सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे लगी हुई हैं, उन्हीं को तो अमाइनो एसिड कहते हैं। तो प्रोटीन का मोनोमर कौन होता है? अमाइनो एसिड। उसके बाद आता है व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोला जाएगा? तो देखो, जब ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं लॉन्ग चेन बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो ये लिंकेज आप देख रही हो, ये वाली जो ये लिंकेज हैं, इन लिंकेज को ही पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है। मतलब अमाइनो एसिड को आपस में कनेक्ट करने वाली लिंकेज को ही क्या बोला जाता है? पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है, ठीक है। आगे आपके पास आता है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड हैं आपके डीएनए एंड आरएनए। और बाकी आप इसको कह सकते हो कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, और न्यूक्लियोटाइड इनकी मोनोमर यूनिट है, ठीक है। जैसे प्रोटीन की मोनोमर यूनिट अमाइनो एसिड होती है, वैसे ही आपके न्यूक्लिक एसिड की जो मोनोमर यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड होती हैं, और कई जगहों पे न्यूक्लियोसाइड भी होती हैं। लेकिन जो आपका डीएनए और आरएनए है, उनकी जो बेसिक यूनिट होती है सबसे छोटी वाली, उसको आप क्या बोलते हैं? उसकी मोनोमर यूनिट को आप कहते हो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये इनका मोनोमर होता है। और न्यूक्लिक एसिड क्या काम करता है भाई? जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, आपका डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप जब डेफिनेशन दोगे ना, आप इसको कहोगे दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं और हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इवन दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस में भी आप बता सकते हैं। अब इन्होंने कहा व्हाट आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड? तो आप यहाँ पे डीएनए और आरएनए का जिक्र कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं आप। आगे आता है व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? वेट, हाँ जी, तो कौन से कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के? तो न्यूक्लियोटाइड देखिए किन किन चीज़ों का बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली आपका 3 डिफरेंट थिंग से बना हुआ होता है, जिसके अंदर क्या क्या रहेगा? तो इसमें एक तो होता है आपके पास शुगर मॉइटी होगी, शुगर का कोई पार्ट होगा, लाइक डीऑक्सी राइबोज हो सकता है या राइबोज हो सकता है। एक इसमें होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेस होंगे, ठीक है। और एक इसके अंदर होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो जब ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो तब आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। बस आप यही बताएंगे कि एक शुगर बेस और फॉस्फेट ग्रुप आपस में कनेक्टेड होते हैं और उसी से एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। उसके बाद आते हैं व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स किनको बोला जाएगा? तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, है ना। ये बायोकैटलिस्ट हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करते हैं, और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उसके बाद आता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स किनको बोला जाएगा? तो हॉर्मोन होते हैं केमिकल मैसेंजर, ये हमारी बॉडी में ही कुछ डक्टलेस ग्लैंड से रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं उनको। तो ये रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में और डिफरेंट साइट पे जाके ये अपना एक्शन करते हैं, उनको हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेक्स हार्मोन का 1-2 एग्जांपल याद रख सकते हैं, और इसके अलावा लाइक पेंक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन है इंसुलिन या ग्लूकागन, तो वो वाली चीज़ें आप थोड़ी सी इसमें याद रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन किनको कहते हैं? देखो, वाइटल अमाइन, अगर आप इस टर्म को स्प्लिट करें तो यहाँ पे बनेगा वाइटल अमाइन। ऐसी अमाइन जो इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है इनके अंदर, इसलिए इनको अमाइंस भी बोलते हैं। और भाई जो विटामिन्स है ना, विटामिन्स क्या करती है? हमें डिजीज से प्रिवेंट करती है, ये हमें इन्फेक्शन से बचा के रखती है। ये चाहिए तो हमें स्मॉल अमाउंट में, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं।
दो तरीके की विटामिन्स आपने पढ़ी हुई हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। तो अभी तो खैर आपसे यही पूछा है जस्ट कि विटामिन्स क्या होती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, आपको इन बेसिक टर्म्स का मालूम होना चाहिए। डेफिनेटली आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए, कुछ MCQs आपको दिखा रही हूँ, हालांकि इसके आंसर लिखे हुए हैं साथ में, फिर भी आप देखो। द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, अभी हमने जिक्र किया है कि जो प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो मोनोमर है, वो कौन होता है? अमाइनो एसिड। उसके बाद क्या कह रहा है? DNA एंड RNA कंटेन नाइट्रोजिनस बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो DNA और RNA है, इनका मोनोमर कौन होता है? इनका मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। और अभी हमने पीछे जिक्र किया है कि एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ लगानी पड़ेगी? एक तो कुछ बेस लगाने पड़ेंगे, एक शुगर लगाना पड़ेगा, और तीसरी चीज़ क्या होती है? फॉस्फेट ग्रुप आपको लगाना पड़ेगा, तो तब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। आगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू इथेनॉल बाय ईस्ट इज कोल्ड। अच्छा, ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलने वाली प्रोसेस को आप क्या कहते हो? फर्मेंटेशन कहते हो। ये एनएरोबिक कंडीशन में लगाई जाती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस लगाई जाती है ईस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये भी आप जानते ही हैं। आगे है द स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर जो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, जो रिजर्व फूड मटेरियल को रखता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। और एनिमल में कौन सा होता है? ग्लाइकोजन, है ना। रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो एनिमल्स के अंदर, वो ग्लाइकोजन होता है। एंजाइम एक्ट एज, एंजाइम कैसे एक्ट करते हैं? बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और हमारी बॉडी की रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, उनको कैटेलाइज करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बायोमोलिक्यूल से। होप दैट कि आपको बिल्कुल सभी आते होंगे, अच्छे से आते होंगे। फिर भी आप थोड़ा सा राइटिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके पेपर की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी तो देखो एग्ज़ाम आ ही चुके हैं, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू नीड टू डू स्टडी, वर्क हार्ड टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर कमिंग एग्जाम्स। ओके बेटा, तो अभी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और उसके साथ आपकी प्रैक्टिस रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेफिनेटली लेके आऊँगी, तो स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।